गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। आज है 14 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो बताइए मुझे आप लोग कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा? आप लोगों ने कल के दिन को कैसे पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है और किस-किस टारगेट को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज का आप लोगों का क्या टारगेट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोगों का भी मैं जान सकूँ कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे अपने टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर यानी कि 14 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ 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 मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी आप लोगों को स्टैटिक जीके और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे हिट कर देना है ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या-क्या चीजों को कवर करने वाले हैं तो एक बार नजर डाल लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन जो कि कल का होगा और इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि मॉरिशस डे कब मनाया गया, दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल उत्पादक फोन किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसी के साथ 2019 से लेकर 23 के बीच में दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार आयातक कौन सा देश बना है और नायाब सिंह की बात करें जो कि 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ लिया गया है और ये किस राज्य के बने हैं। इसी के साथ आप लोग जान पाएंगे आज की ही वीडियो में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में किसके अध्यक्ष कौन बने हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसी के साथ नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए को भी अधिसूचित कर दिया गया है पूरे ही भारत में। इसी के साथ हवाई अड्डे में लगातार बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो कि छठे वर्ष भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी के द्वारा अभी हम लोगों को जानने को मिलेगा कि किस राज्य में अभी इनके द्वारा बेहतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कल का क्वेश्चन और यहाँ पर आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि आप लोगों को एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कर ले क्विक रिवीजन। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोगों की स्टडी का क्योंकि हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन की आदत ही क्या होती है, भूलने की होती है। अगर हम लोग रिवाइज ना करें तो हम लोग हर चीज भूल जाएंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार करंट अफेयर कल का। तो अभी हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 13 मार्च को मनाया गया है। इसी के साथ अभी हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ पिक्चर पुरस्कार किसने जीता है? तो ओपनहाइमर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ शुरू किया गया? तो झारखंड में अभी इसकी शुरुआत की गई है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे देवेंद्र झाझरिया जिन्हें भारत की बोल सकते हैं कि पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अच्छा बताइए कमेंट बॉक्स में कि इससे पहले कौन थे पैरा ओलंपिक समिति के, आपको बताने हैं कि इससे पहले कौन से अध्यक्ष थे। इसी के साथ भारत ने जो कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के कितने सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 4 देश हैं और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन से देश है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है एक एक क्वेश्चन को। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमने 10 मार्च को क्या मनाया? तो अंतरराष्ट्रीय महिला न्याय दिवस न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि भारत में अब तक महिला न्यायाधीश कितनी रही हैं, पहली बताइएगा और प्रेजेंट टाइम में कौन है उसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में द कॉन्फ्रेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है गोटबाया और ये बेसिकली आपको याद रखना है ये श्रीलंका के जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ उत्तर भारत का पहला सरकारी हेमोपैथिक कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 14 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अभी अभी वीडियो पे जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे हिट कर देना ताकि जो भी वीडियो है उन सभी की नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए आप लोगों को फीडबैक देने में ना बस 1 सेकंड का काम लगता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही ना तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को किस चीज की कमी लग रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया है? तो मॉरिशस डे की बात करें तो ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 मार्च को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं इसकी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो आपको पता है कि 12 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, मॉरिशस दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय अवकाश की बात करें तो 1968 में ब्रिटेन देश के आजादी के बाद 1992 में इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया था मॉरिशस देश के द्वारा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी को पता है ब्रिटेन, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें या फिर हिस्ट्री की बात करें तो आप सभी को पता है हमारा देश यानी कि भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। इसी के साथ कई ऐसे देश हैं जो कि ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन से आजादी कब मिलती है तो ये 1968 में, और गणतंत्र कब इसे कर दिया जाता है तो 1992 में। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको ईयर को याद रखना है। इसी के साथ अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें जो कि मॉरिशस दिवस मनाया गया 12 मार्च को, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है कौन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस के कैपिटल की बात करूं तो आपको याद रखना है पोर्ट लुइस, जो कि आपको कैपिटल देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ की मुद्रा क्या है तो मॉरिशियाई रुपया आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के आपको प्रधानमंत्री की बात करें कौन है तो इनका नाम है प्रवीण कुमार जुगनौथ, जो कि आपको यहाँ के पीएम देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रपति की बात करें तो पृथ्वीराज सिंह रूपोन, जो कि आपको मॉरिशस के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे हमारा ये है प्यारा सा भारत, और इसी के आप लोगों को डिस्टेंस में देखना है कि कहां पर है मॉरिशस। तो आपको यहाँ पर इंडियन ओशन में आपको लोकेशन देखने को मिलेगा मॉरिशस की, जो कि कहां पर है ये देखने को मिलेगा आपको, जो कि अफ्रीका के पूर्व में और मेडागास्कर के ईस्ट में पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ मैंने आप लोगों को पूरे वर्ल्ड का यहाँ के लोकेशन बता दिया है कि इंडियन ओशन में है मॉरिशस। क्वेश्चन बने आप लोगों को फटाक से आंसर कर। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार यहाँ पे जरूर से, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा मॉरिशस को आप लोग कैसा है दिखता है मॉरिशस। तो ये है मॉरिशस, जो कि आपकी लोकेशन की बात करते तो ये इंडिया ओशन में आपको देखने को मिलता है, और इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पूर्वी अफ्रीका बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर के आपको दक्षिण में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ इसमें हम लोग बोले कि इसके अंदर कितने द्वीप हैं, तो इसमें आपको 3 द्वीप देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं तो एक बार याद कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है तो याद रखिएगा, इसका नाम है रोडिग्रस और एगालेगा और सेंट ब्रिगेड। ये आपको देखने को मिलेंगे मॉरिशस के कुछ द्वीप हैं। मॉरिशस द्वीप जो कि पास में आपको यहीं पर आपको देखने को मिलेगा रीयूनियन द्वीप, जो कि फ्रांस का विदेशी विभाग यहाँ पर स्थापित है। इसी के साथ जो कि आपको देखने को मिलेगा रीयूनियन आइलैंड, जो कि किस द्वीप का समूह है तो ये मस्करानी द्वीप का समूह देखने को मिलेगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो याद रखिएगा रीयूनियन, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आइलैंड जो कि फ्रांस का है, ये इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। मॉरिशस की अगर हम बात करें जो कि मुख्य द्वीप, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर होगी तो इसकी राजधानी जो कि कौन सी है, पोर्ट लुइस पर ही आपको देखने को मिलेगा, और पोर्ट लुइस ही आपको सबसे बड़ा शहर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा क्या है लोकेशन, मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता। तो बात करें कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन से दिवस मना लिए हैं, तो 1 मार्च को हमने कौन कौन से दिवस मनाए, तो पर्टिकुलर 3 दिन है जो कि हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। कौन कौन से है तो आपको देखने को मिलेगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसी के साथ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को भी सेलिब्रेट किया हमने 1 मार्च को, और सेल्फ इंजर अवेयरनेस डे को भी हमने कब सेलिब्रेट किया, 1 मार्च 2024 को। और अब बात करेंगे जो कि 3 मार्च को हमने क्या मनाया, तो वर्ल्ड लाइफ डे हमने सेलिब्रेट किया। इसके वर्ल्ड हियरिंग डे भी हमने कब मनाया, 3 मार्च को मनाया। ठीक है, 4 मार्च को हमने बोल सकते हैं कि जो 2 दिन है वो हमने सेलिब्रेट करे हैं। कौन कौन से, तो नेशनल सेफ्टी डे को मनाया है। इसके बाद एम्प्लॉई एप्रिसिएशन डे को भी हमने सेलिब्रेट किया है कब, 4 मार्च को। 8 मार्च की अगर बात कर लूं तो मैं यहाँ पर आपको याद रखना है इंटरनेशनल वुमेन डे हमने सेलिब्रेट किया। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसकी थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर को वुमेन्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो एग्जामिनर जो होते हैं ना वो वुमेन्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लोग आप लोगों से पूछने के लिए आतुर रहते हैं बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना एक बोल सकते हैं कि वुमेन्स के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि कितनी प्रकार की समस्या होती है, तो इसी के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको वुमेन्स डे और इसकी थीम को भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं, अगर 9 मार्च को हमने क्या मनाया, तो नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया, जो कि मार्च के दूसरे बुधवार को ही मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे को। 10 मार्च की बात करें तो हमने क्या मनाया, CISF राइजिंग डे मनाया है 10 मार्च को। इसी के साथ 12 मार्च की बात करें तो हमने मॉरिशस डे मनाया है। और एक और डे है जो कि आप लोगों के साथ मैंने सेलिब्रेट जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, रामकृष्ण जयंती मनाई जाती है। अगर आप लोगों को पता है कि रामकृष्ण जयंती जो कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रामकृष्ण कौन थे तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप लोगों को पता है, वरना मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस कर लूंगी। ठीक है,
अब कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट, जो कि सेकंड नंबर का है। तो अभी हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक कौन बना है, कौन सा देश बना है? तो आपको देखने को मिलेगा भारत बना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको सभी को पता है चाइना है, और लेकिन सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फोन मोबाइल बोल सकते हैं कि मोबाइल फोन को उत्पादित करने वाला बना है। तो मेड इन इंडिया यानी कि मोदी जी के द्वारा ही जब से ये आए हैं 2014 से में आए हैं ये बेसिकली पीएम बन के, तो इनके द्वारा जो कि मेक इन इंडिया का बोल सकते हैं कि जो कि इस स्कीम लेके आई गई कि ताकि हम लोग जो कि कुछ भी बनाए वो भारत में ही रह के बनाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। तो 2014 से लेकर 24 के दशक के अंत तक की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत जो कि दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का उत्पादक बन गया है। और इसी के साथ ये उपलब्धि की बात करें जो कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। इसी के साथ इंडिया सेल्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार बात करें तो सेक्टर 2024 में इस मोबाइल सेक्टर के अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2014 के तकरीबन 78% आयात निर्भर होने की जगह पर अब हमने यानी कि 2024 में अब 97% आत्मनिर्भरता को हासिल कर लिया है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं डेटा को। इसी के साथ भारत में बेसिकली जो बेचे जाने वाले मोबाइल हैं उनकी बात करें तो मोबाइल फोन का केवल 3% ही आयात किया जाता है। तो ये थोड़ा एक अलग बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अब जो है आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और अद्भुत वृद्धि की बात करें यहाँ पर तो भारत जो कि आपको मोबाइल फोन के उत्पादन प्रभावशाली में 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इस 10 वर्षों के दौरान की बात करें जो कि देश में लगभग 2.5 बिलियन यूनिट के लक्ष्यों के मुकाबले हमने कितना कर लिया है, 2.45 बिलियन यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि हमने 2014 से लेकर 24 में अब तक का जो भी फोन का उत्पादन किया है वो भी आप लोग डेटा याद रख सकते हैं। आई होप आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट जो कि सिप्री के द्वारा बताई गई है, इसमें 2019 से लेकर 23 के बीच में दुनिया का सिर्फ बोल सकते हैं कि हथियार आयातक कौन सा देश बना है, सबसे ज्यादा हथियार आयातक कौन सा देश बना है, ये आपको देखने को मिलेगा भारत बना है। कौन बना है? इंडिया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बताती हूँ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसे आप लोग सिप्री के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा भी 11 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में भारत के द्वारा सबसे ज्यादा शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है भारत। वही 2014 से लेकर 18 से और 2019 से लेकर 23 के बीच में भारत के द्वारा आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अभी भी भारत जो है रूस का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा जो भी हम लोग हथियार को परचेज करते हैं वो कहां से करते हैं? रशिया से ही करते हैं। हालांकि 1960 और 64 की बात करूं जब पहली बार भारत ने हथियार आयात किया था तो रूस की हिस्सेदारी इसमें 50% से कम रही थी, लेकिन भारत के द्वारा कुल हथियार में आयात की बात करें जो कि 36% हथियार रूस से ही हम लोग खरीदते हैं। सिप्री की रिपोर्ट में 2019 से लेकर 23 में यूरोपीय देशों के द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों में लगभग 55% हथियारों की आपूर्ति अमेरिका के द्वारा ही की गई है, क्योंकि आप सभी को पता है अमेरिका का काम ही क्या है, ताकि वो क्या कर सके, आसपास के बोल सकते हैं कि जितने भी कंट्री हैं उन सबको आपस में लड़ाता है और अपने यहाँ पे हथियारों को बनाता है और सभी को बेचता है और खूब ज्यादा पैसा कमाता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा जो कि यूरोपीय देशों के द्वारा सबसे ज्यादा 55% हथियारों को खरीदा गया है, किसके द्वारा? अमेरिका से। जापान की बात करें तो जापान ने भी हथियार आयात में 155% की वृद्धि दर्ज की गई है जापान के द्वारा। वहीं दक्षिण कोरिया के द्वारा हथियार आयात में 6.5% की वृद्धि देखी गई है। चीन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो चीन भी पीछे नहीं है इसमें, तो चीन के द्वारा 44% की कमी देखने को मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछ लीजिएगा क्वेश्चन में आप लोगों को से कि सबसे अगर हम लोग बात करें कि हथियारों के आयात में कमी किस देश के द्वारा की गई है, तो चाइना के द्वारा की गई, क्योंकि वो लोग खुद ही अपने यहाँ पर ही बोल सकते हैं कि जो भी हथियार है उन्हें खुद से ही डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा बढ़ाया गया हथियार आयात के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के द्वारा 43% आपको देखने को मिलेगा कि आयात किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। वहीं 2019-23 में पाकिस्तान जो कि 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा। इसी के साथ पाकिस्तान ने सबसे अधिक यानी कि 82% हथियार चीन से ही खरीदे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा जैसे हम हैं यानी कि भारत के द्वारा रशिया से सबसे ज्यादा जो कि हथियार खरीदे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है चाइना से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, वो भी 82% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अमेरिका
रसिया और ओशन क्षेत्र के लिए हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देखने को मिलेगा अमेरिका। इसी के साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कतर ने 2014 से लेकर 18 और 2019 से लेकर 23 के बीच में अपने हथियारों के आयात को लगभग 4 गुना कर दिया है। ये हम बात कर रहे हैं कतर के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये 2019 से लेकर 23 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है कौन, तो ये भी आपको याद रखना है, कतर है। अब देखो मैं आप लोगों से बता दूं कि जो कि शेयर हो रहा है यहाँ पर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट 2019-23 की बात की गई है। ये सोर्सेस किसके हैं, तो 2024 में सिप्री की जो रिपोर्ट आई है इसके सोर्सेस है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, कि कौन सा देश जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो आपको देखने को मिलेगा यूएस देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे बात करें तो फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ थर्ड नंबर की बात करें तो रसिया से ही आपको देखने को मिलेगा जो कि तीसरे नंबर पे आता है एक्सपोर्ट, ठीक है, करने में हथियारों को। वहीं आपको देखने को मिलेगा चाइना भी है इसमें और जर्मनी भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बात करूं तो इटली भी देखने को मिलेगा, वहां पे 43 देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है और इजराइल और साउथ कोरिया भी देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर कि टॉप 10 एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ग्लोबली सप्लाई करते हैं हथियारों को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से, यूएस है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, जर्मनी है, इटली है। तो 5 आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ग्लोबल अगर हम बात कर ले कि इंपोर्टर कौन कौन से, अभी अपने हमने जाना कि एक्सपोर्टर कौन है, अब जान लेते हैं 2019 से लेकर 23 तक में 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया जो कि 9.8% देखने को मिलेगा, फर्स्ट रैंक आई है। वहीं सऊदी अरब सेकंड नंबर पे है। थर्ड पे आपको देखने को मिलेगा कतर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी आप लोग को मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूक्रेन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में बोल सकते हैं कि 2 साल से लेकर जो ये युद्ध चल रहा है इनका अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यूक्रेन को जो कि सप्लाई हो रहे हैं हथियार वो कौन कर रहा है, अमेरिका ही तो कर रहा है ना, अमेरिका कर रहा है। और यूरोपियन जो भी कंट्री है वो भी यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे देखने को मिलेगा पाकिस्तान जो कि फिफ्थ नंबर पे, जापान की बात करें तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा सिक्स नंबर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ आपको हम बात करें जो कि 7 नंबर पर है, इजिप्ट देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया आपको 7 नंबर पे देखने को मिलेगा और साउथ कोरिया आपको 10वें नंबर पे मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। चाइना की भी भागीदारी देख लीजिए जो कि इंपोर्टर की कैटेगरी में है वो 2.9% है और अदर की बात करें तो 447 है। तो इंपॉर्टेंट है जो कि 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं कि ये वो देश आप लोगों को मैप में भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी कंट्री जो की है सबसे ज्यादा, 5 देश आप लोग याद रख लीजिएगा जो सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार को खरीदने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता चला कौन है, भारत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत की बात की हमने। इसी के साथ देखो कितना बड़ा है, 2018-22 में 11% था, वहीं 2023 से लेकर अब की हम बात करें जो कि 2013 से लेकर 27 में वो 12% देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। डेटा आप लोगों के सामने है, एक बार इसके ऊपर नजर जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी के सामने, आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं आंसर आप लोग को जरूर करूंगी। अब बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसे आप लोग सिप्री के नाम से जानते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म सिप्री है। सिप्री क्या है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि युद्ध और युद्धक सामग्रियों या फिर हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ये शोध करती है। ये देखती है कि पर्टिकुलर कितने देश के द्वारा कितना इंपोर्ट किया जा रहा है हथियारों का और कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस सभी के ऊपर नजर रखती है और ये देखती है कि किस देश के द्वारा कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस सभी का रिपोर्ट ये पेश करने का काम करती है कौन, सिप्री, ठीक है। सिप्री जो कि एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1966 में आपको देखने को मिलेगा कि सिप्री को स्थापित किया गया था। वहीं ये क्या काम करता है, तो ये नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों के आंकड़ों का बोल सकते हैं कि विश्लेषण करता है और उनके सुझाव को उपलब्ध कराने का भी काम कौन करता है, सिप्री के द्वारा किया जाता है। अब बात करें सिप्री का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आप लोग देखेंगे पेपर, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हेडक्वार्टर आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सिप्री का हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी ऑलरेडी इसके नाम में ही आपको देखने को मिलेगा स्टॉकहोम, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। सिप्री जो कि विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित थिंक टैंकों की सूची को शामिल करने के लिए जानी जाती है। तो इस सिप्री के बारे में इंफॉर्मेशन है, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 4 नंबर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में नायाब सिंह सैनी की बात करें तो इनको किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो 11th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं नायाब सिंह सैनी। तो कहाँ के बने हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे हरियाणा के चुने गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 10वें नंबर के थे, लेकिन 11वें नंबर के रिसेंटली बने हैं जिनका नाम है नायाब सिंह सैनी। आप सभी को पता है कि मार्च में अभी चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद एमसीसी लग जाएगा, यानी कि मॉडल कोड कंडक्ट लगने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि किसी लोगों का यहाँ पे बोल सकते हैं कोई इस्तीफा दे रहा है या फिर कोई किसी चीज की नियुक्ति हो रही है, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि अभी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायाब सिंह सैनी देखने को मिलेंगे हरियाणा के। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो 12 मार्च की बात कर रहे हैं जो कि 2024 में नायाब सिंह सैनी जो कि भाजपा पार्टी से आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। इस समारोह में बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल जिनका नाम है बांगड़ू दत्तेत्र, जो कि चंडीगढ़ में नायाब सैनी को इनके द्वारा जो कि आपको देखने को मिलेगा शपथ दिला दी गई है। आप सभी को पता है जो सीएम होते हैं, सीएम को बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन शपथ दिलाता है। तो याद रखिएगा गवर्नर के द्वारा दिलाया जाता है, और हरियाणा के गवर्नर भी पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में, तो कोई आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी, तो वो भी आपको याद रखना है। इससे पहले कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर के जगह पर आए हैं, क्या नाम है? नायाब सैनी नाम है, ठीक है इनका। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर भी आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में, ये भारतीय जनता पार्टी से ही ये पहले मुख्यमंत्री थे। वही नायाब सैनी की बात करें तो इनके द्वारा अन्य पिछड़ा जाति जो कि सैन्य समुदाय से आते हैं, इसलिए आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं को ही अभी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अगर हम लोग इनके बारे में बेसिक जानकारी की बात कर ले, यहाँ पे तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1970 को अंबाला में, मिर्जापुर में, मजारा में इनको आपको देखने को मिलेगा। एक बोल सकते हैं कि सैनी परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके द्वारा BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में मुजफ्फरपुर बिहार से BA और LLB की डिग्री इनके द्वारा प्राप्त की गई है। वहीं ये एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे आप लोग जानते हैं RSS में शामिल हुए, और उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इनके बैकग्राउंड को भी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री अब तक कितने रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको कि 11 हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा सबसे पहले कि पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बन सकता है, क्योंकि वो 11वें ना पूछ के आपसे पहले पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्या कौन से बने हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के थे जिनका नाम है भगवत दयाल शर्मा। क्या नाम है? भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। दूसरे मुख्यमंत्री की बात करूं मैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगे राव बीरेंद्र सिंह देखने को मिलेंगे। तीसरे मुख्यमंत्री की बात करें इनका नाम है बंसी लाल, और चौथे की बात करें इनका नाम है बनारसी दास गुप्ता। और इसी के साथ 5वें नंबर के मुख्यमंत्री की बात करें जिनका नाम है देवी लाल और भजन लाल, जो कि देखने को मिलेंगे छठे मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। 7वें नंबर के मुख्यमंत्री की बात करें इनका नाम है ओम प्रकाश चौटाला, और 8वें नंबर के मुख्यमंत्री जिनका नाम है हुकम सिंह। ठीक है, 9वें नंबर के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 10वें मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, तो जिनके द्वारा अभी हाल ही में बोल सकते हैं कि इनकी जगह पे ही कौन आए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि अभी ही ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो भी आप लोगों के एग्जाम हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पे हरियाणा को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये है प्यारा भारत हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो हरियाणा देख लिया आपने। अब इससे बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिएगा कि कौन कौन से स्टेट जो कि आपको बॉर्डर टच करते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, पंजाब देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको राजस्थान भी देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से राज्य जो कि हरियाणा से बॉर्डर को टच करते हैं, ये याद रखना है। इसी के साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो मुझे अभी याद आ गया है रिसेंट में। तो आप मुझे बताइएगा कि हरियाणा जो कि आपको देखने को मिला लैंडलॉक स्टेट है, तो भारत के कितने लैंडलॉक स्टेट हैं जो कि भारत में, ठीक है, वो बताने हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हरियाणा की कैपिटल क्या है। तो हरियाणा की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी चंडीगढ़ है, और यहाँ के राज्यपाल की बात करें इनका नाम है बांडरू दत्तेत्र, और इनकी अगर हम लोग विधानसभा की सीटें पूछे कि कितनी है हरियाणा की, तो 90 सीटें आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं यहाँ पे आप लोगों से, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका नाम है किशोरी मकवाना, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है किशोरी मकवाना, इन्हें अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। किशोरी मकवाना जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनके द्वारा पदभार को संभाल लिया गया है। वहीं लव कुश कुमार की बात करें तो इनके द्वारा भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रूप में यहाँ पर सदस्य के रूप में इन्होंने भी यहाँ पर पदभार को संभाल लिया है। नेक्स्ट बात करें
किशोर मकवाना जी की, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बेसिकली जो बोल सकते हैं कि नियुक्ति कौन कराता है, तो राष्ट्रपति कराते हैं। और इस समय कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा किशोर मकवाना जी को बोल सकते हैं कि नियुक्ति की गई है। मकवाना की बात करें तो जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये गुजरात के इकाई के द्वारा, इनके द्वारा संयुक्त प्रवक्ता के रूप में भी काम किया जा चुका है किशोर मकवाना के द्वारा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो यहाँ से भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, एनसीएससी के बारे में, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये अनुसूचित जाति के शोषण के खिलाफ सुरक्षा को देने के लिए बेसिकली इस बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्थापित किया गया था, किसको, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। इसकी स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, साथ ही ये अनुसूचित जाति के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 फरवरी 2014 को स्थापना की जाती है, किसकी, एनसीएसी की। ठीक है, और इसी के साथ आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आयुक्त को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त भी किया गया। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर आप लोगों से, जो कि अनुसूचित, जो कि 338 देखने को मिलेगा, इसमें 89वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। इसी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एससी और एसटी को अलग अलग कर दिया गया था, यानी कि 2004 में बोल सकते हैं कि इस राष्ट्रीय आयोग को 2 आयोग में विभाजित कर दिया गया। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग अपनी नोटबुक में अगर नोट कर रहे हैं तो जरूर से स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 338 के अधिकारों के तहत कार्य करता है। इसी के साथ अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपको देखने को मिलेगा 338 ए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों चीजें को ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए को अधिसूचित कर दिया गया, यानी कि पूरे भारत भर में बोल सकते हैं कि लागू कर दिया गया है सीएए को। सीएए मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2029 को। तो किसके द्वारा अभी जो है, किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अधिसूचित किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए समझते हैं ये है क्या। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 11 मार्च 2024 को विवादास्पद रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसे अभी पूरे भारत भर में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा नागरिकता आवेदन पर कार्यवाही के लिए एक अधिकार प्राप्त करके एक समिति और जिला स्तर पर समिति गठित करने के लिए भी एक अधिसूचना को जारी किया गया है। नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 का देखने को मिलेगा, इसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा नागरिकता संशोधन विधेयक जो कि 2019 में 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था। वहीं इसकी बात करें जो कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपनी सहमति दी गई और इस कानून को बेसिकली कानून का रूप दे दिया गया और अभी इसे 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। लेकिन जब 2019 आना उस समय अधिसूचित नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अभी चुनाव से पहले बोल सकते हैं कि इसका बोल सकते हैं कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ये है क्या चीज। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करेंगे हम यहाँ पे। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को अच्छे से पता हो जाएगा, जिन्हें पता है उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग बिल्कुल फोकस से ध्यान देकर सुनिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बात कर रहे हैं। यह अधिनियम की बात करें जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदायों के यहाँ पे लगने वाला है, जो कि यानी हम बोल सकते हैं कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध विदेशी प्रवासियों को बोल सकते हैं कि भारतीय नागरिकता देने के लिए पात्र बनाया गया है। किसके द्वारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम। कौन कौन से देश शामिल है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, इसमें बेसिकली मुस्लिम को अलग रखा गया, लेकिन इसमें हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को शामिल किया गया है, जिन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है। ये कानून जो कि उन लोगों पर लागू होता है जिनके द्वारा इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली है और ऐसे में धार्मिक उत्पीड़न के कारण ये भारत आ गए हैं। इसीलिए ये कानून में संशोधन किया गया और
और इस कानून को लेके आया गया। जो कि अगर हम बात करें, ये बोल सकते हैं केवल वही शरणार्थी हैं जो कि 11 बोल सकते हैं जो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, वही लोग केवल नागरिकता पा सकते हैं भारत की। नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रवासी जो कि भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा और अवैध प्रवासियों के रूप में उनकी स्थिति व उनकी नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही को बंद कर दी जाएगी। इसके ऊपर आपको याद रखना है। बेसिकली क्या है कि वो प्रवासी जी जो कि 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आ गए हैं, तो वो भारत के ही माने जाएंगे। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी बोल सकते हैं कि इसमें कानूनी कार्यवाही को बंद कर दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही होगी तो उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा और उनको भारतीय माना जाएगा। ये बात कही गई है इसमें, ठीक है। इस अवैध प्रवासियों में आपको देखने को मिलेगा जो कि प्राकृतिकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता इन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पर्टिकुलर डेट की, ठीक है। इसी के साथ इस प्राकृतिकरण प्रक्रिया के तहत एक निश्चित श्रेणी में विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में कम से कम 11 साल भी रहना पड़ेगा, तभी जाके भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत में निवास की आवश्यक अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जो कि पहले कितनी थी, 11 वर्ष थी। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले 11 वर्ष तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे संशोधन किया गया है, इसमें बताया गया है कि 5 साल तक आप लोग रहिए भारत में और आप लोग क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये कानून कहाँ-कहाँ पे लागू नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ पे नहीं होता है, तो ये जो अधिनियम है, ये इसके प्रावधान जो है कहाँ-कहाँ पर लागू नहीं होते, तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आदिवासी क्षेत्रों के ऊपर लागू नहीं किया जाता है, जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। अगर बात करूं यहाँ पर इसमें, तो इस क्षेत्र में उन लोगों के ऊपर भी लागू नहीं होगा जो कि इनर लाइनर परमिट लागू होता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंतर्गत, तो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। अगर बात करूं यहाँ पे आप लोगों से मैं यहाँ पर इनर लाइन परमिट के बारे में, तो भारत सरकार के द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो कि भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र या फिर यात्रा करने की अनुमति देता है। कौन, तो इनर लाइन परमिट। तो ये याद रखना है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या, जो कि ये बोल सकते हैं जो कि आंतरिक परमिट है, जो कि लाइन क्षेत्र में बाहर रहने वाले किसी भी भारतीय को, किसी भी नागरिक को संरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या है ये जान लीजिए, यानी कि वो लोग जो कि अवैध रूप से जो कि देखने को मिलेंगे, जो कि अवैध प्रवासी हैं, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के हकदार नहीं है, उनके लिए है ये इनर लाइन परमिट। इसके साथ देखिए अगर हम लोग इसमें, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में एक बेहद विवादास्पद कानून रहा, यानी कि पूरे भारत में 2019 में जब इसे बात की गई कि हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, तो आपको ये को याद होगा दिल्ली का शाहीन बाग, वहां पे क्या बोल सकते हैं कि कोहराम मचा था। वो तो भला हो कोरोना के कि कोरोना आया, तो इस तरीके के बोल सकते हैं कि ये वहां से जो लोग थे अपने अपने घर को गए, वरना तो ये बहुत ज्यादा बवाल होता। तो इसके पीछे आप लोगों को देखने को मिला कि 2019 में बहुत बड़ा बवाल भी रहा पूरे भारत में। तो यहाँ पे भारत में ही नहीं, पहली बार जो कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, ये बात कही जा रही है। इस नागरिकता कानून की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नागरिकता कानून, जो कि भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता पर कानून, संसद जो है उसे नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 11 के तहत। इस शक्ति की बात करें तो ये इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें जिसे पारित किया गया, और ये कानून भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को समाप्ति के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है इसके बारे में। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था तो उसके बारे में बात करें तो अभी भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पे बिहार में किया गया है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, 4 ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आज का जो डिस्कशन है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, ठीक है, तो मैं इसे लेंथी नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि अब हम लोग यहीं पे रखते हैं। जो भी डिस्कशन रह गए हैं, आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम लोग कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप सभी को जो कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपनी लाइफ को, पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। आप लोग फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।